वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया एमबीए के जो पुराने क्वेश्चंस आए 2020, 19 और 18 में। इसमें परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे तीनों जो चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन सब के हमने जो टॉप 20 ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो कि डिफिकल्ट लगे थे बच्चों को, तो हमने उनकी डिमांड पे ये वीडियो बनाया ताकि बच्चे इससे देख के सीख सकें कि कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो हम शुरू करते हैं जामिया 2020 से। क्वेश्चन नंबर जो पहला है हमारा इसमें यह है कि अ मर्चेंट कैन बाय गुड्स एट द रेट ऑफ 20 पर गुड, यानी हर सामान जो वो खरीद रहा है वो 20 रुपए का है। पर्टिकुलर गुड इज पार्ट ऑफ एन ओवरऑल कलेक्शन एंड वैल्यू इज लिंक्ड टू द नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर ऑलरेडी ऑन द मार्केट। यानी कि वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती जाती। पहला गुड 2 रुपए का बेच सकता है वो, सेकंड 4, थर्ड 6 का, इस तरीके से बेच सकता है। तो कह रहा है कि अगर हमें ओवरऑल प्रॉफिट एटलीस्ट 40%, यानी कम से कम कितना प्रॉफिट होने चाहिए, 40, तो क्या मिनिमम नंबर ऑफ गुड्स बता दें हमें कितना वो सेल कर सकता है, बेच सकता है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है, 20 पर गुड। तो हम ले लेते हैं एन नंबर ऑफ गुड्स उसमें खरीदे, तो सीपी हो जाएगा 20 एन। सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये 2 से शुरू होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा अप टू कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक। एन ट्वाइस खरीद रहा है, इन सब का सम ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस टोटल। प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20 एन माइनस ये सारा सम, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक। ये एन बाई 2 नहीं है क्योंकि ये टर्म्स की बात हो रही है, तो एन टर्म्स तक ये जाएगा। ये वैल्यू नहीं थी, एन टर्म्स है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब वो कह रहा है प्रॉफिट एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 40%। तो एटलीस्ट 40% प्रॉफिट का मतलब हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए, यानी जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1.4 इंटू सीपी। सीपी कितना है, 20 एन। यानी हम लिख सकते हैं, सॉरी, ये एस पी था, ये सी पी था। दिस इज माइनस है, दिस इज प्लस है। इस इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो प्रॉफिट जो होता है वो होना चाहिए दिस वन। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.4 इंटू 20। या फिर हम इसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं कि एस पी जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 1.4 सी पी। तो ये आ जाएगा, देखिए ये एस पी वाला टर्म अप टू एन टर्म्स, ये कितना होना चाहिए, साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4 इंटू 20। तो ये देखिए नेचुरल नंबर का सम हमें पता है क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 28 एन। एन को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये जीरो एक पॉजिटिव नंबर है, जीरो है नॉन नेगेटिव है। तो हमें मिल गया एन प्लस 1 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 28, और एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 27। तो हमें मिनिमम बताने की, मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम होगी ऑप्शन नंबर बी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ए अर्न्स 20% मोर देन बी। ये कितना अर्न करता है, 25% मोर देन। मोर देन बी है तो देखिए हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ए विल बी इक्वल टू 1.25 बी, या फिर हम लिख लेंगे ए इज इक्वल टू 5/4, फ्रैक्शन में ए इज इक्वल टू 5/4 बी। फिर क्या दिया, सी अर्न्स 25% मोर देन ए।
ये तो हमें देखिए डायरेक्ट दे रखा है, C इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स A, या फिर हम इसे फ्रैक्शन में लिख लेंगे, C इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5/4 A, या फिर A हो जाएगा A इज इक्वल टू 4/5। नेक्स्ट कह दिया A earns 20% मोर देन B, A is 1.2 टाइम्स B, तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 12/10B, इसका मतलब हो जाएगा A इज इक्वल टू 6/5। नेक्स्ट दिया E earns 20% मोर देन A, E is equal to 20% more than A, this, तो E हो गया वही 6/5 A, A आ गया 5/6, क्योंकि सब हमने A को लिख लिया है दूसरे जो टर्म्स हैं उनके रिलेशन में। अब कह रहा है ABCD अन इंटीजर अमाउंट्स लेस देन 100, यानी ये सब इंटीजर होने चाहिए। तो देखिए A जो है, A क्या होना चाहिए, 4 से भी डिविजिबल, 5 से भी डिविजिबल, अगेन 5 और 6, यानी A should be a multiple of 4, 5, 6। अगर हम 4, 5, 6 का एलसीएम ले लें तो हमें मिलेगा 60। तो देखिए यहाँ पर लेस देन 100 दिया है, तो 60 इज पॉसिबल वैल्यू और 120 इसको नहीं। तो A की वैल्यू जो हो सकती है वो है 60, A की वैल्यू आ जाएगी 60, इसमें B की वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन में हम रखेंगे, हमें B की वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन से, C, D, this one। तो इसमें देखिए जो वैल्यूज आ जाएंगी वो A अगर 60 रखते हैं तो देखिए B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम B को इस तरीके से भी लिख सकते थे, B इज इक्वल टू 4A/5, C इज इक्वल टू 5A/4, D इज इक्वल टू 5A/6 और E इज इक्वल टू 6A/3। तो देखिए हमें A पता चल गया, 4, 5, 6 सबका मल्टीपल है, तो B की वैल्यू आ जाएगी इसमें, ये रख देते हैं 4A/5 यानी 48, E की वैल्यू आ जाएगी इसमें 75, E की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन में रखेंगे तो 50, और E की वैल्यू आ जाएगी 74। इन सब का हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 305। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 305। नेक्स्ट क्या देखिए, ट्रेडर्स ए एंड बी बाय टू गुड्स फॉर ₹1000 एंड 2000। तो दो ट्रेडर हैं, उन्होंने गुड्स खरीदे हैं, ए ने खरीदा 1000 का और बी ने खरीदा 2000। सीपी ऑफ ट्रेडर ए की बात कर रहे हैं, वो है 1000, और ट्रेडर बी की बात कर रहे हैं तो वो है 2000। ट्रेडर ए मार्क्स इज गुड अप बाई X%, मार्कअप प्राइस जो हम जानते हैं क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जितना मार्कअप कर देते हैं, और ट्रेडर बी ने क्या करा 2X%, और डिस्काउंट दे रहा है ए, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो ए का सेलिंग प्राइस हो गया 1000 इंटू 1 प्लस एक्स, 1000 + 1000 है, X% यहाँ पर मार्कअप है, दिस इज मार्कअप, ये जो ऐड किया है हमने ये मार्कअप है। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रेडर बी क्या हो जाएगा,
ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रेडर बी हो जाएगा 2000 इंटू 1 + 2x टू 1 - x। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ दो चीजें थी, ये मार्कअप था दिस इज, और ये क्या था डिस्काउंट। मार्कअप की वजह से सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, डिस्काउंट की वजह से कम होगा। तो इसमें ये फैक्टर एक प्लस के साथ आ रहा है, एक माइनस के साथ आ रहा है। अब वो कह रहा है प्रॉफिट जो है इफ बोथ मेक द सेम नॉन जीरो प्रॉफिट, यानी दोनों जो प्रॉफिट कर रहे हैं नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं है प्रॉफिट और इक्वल है, सेम है। तो इसका प्रॉफिट देखिए कितना होगा, प्रॉफिट ऑफ ट्रेडर ए का कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 1000 1 + x -1000। इसी तरीके से प्रॉफिट ऑफ ट्रेडर बी कितना हो जाएगा, सेम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इट विल बी 2000 1 + 2x 1 - x मल्टीप्लाई में माइनस कॉस्ट प्राइस 2000। अब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में हमें गिवन। तो हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे 1000 1 + x -1000 इज इक्वल टू 2000 1 + 2x 1 - x -2000। दोनों को सिंपल क्या किया है, इक्वेशन में आमने सामने लिख दिया है इक्वल करके। अब इसे हम खोलेंगे तो ये देखिए 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 1000x इज इक्वल टू, जब इसे ओपन करेंगे तो देखिए 2000 में कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1 + 2x -x -2x² -1, ये कैंसिल, ये आ गया 1000x इज इक्वल टू 2000, और यहाँ पे देखिए x -2x²। 1000 से इसे कैंसिल कर सकते हैं 2, तो ये बचेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2x -4x², x भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और x कैंसिल कर दिया तो सिर्फ 4x बचा, ये +2 था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4, यानी प्रॉफिट जो है 1/4, यानी परसेंटेज में हम इसे लिखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25%। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मर्चेंट बाइज 80 आर्टिकल्स ईच एट ₹40, यानी 80 आर्टिकल खरीद रहा है और सब कितने के 40, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई 80 इंटू 40। ये बाई किया है इस पे, ये कॉस्ट प्राइस है हमारी। अब इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद कह रहा है वो he sells n of them at profit of n% and the remaining at a profit of 100 minus n%. So what is the minimum profit merchant could have made on this trade? ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई, प्रॉफिट हमारा कितना आ गया देखो, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है, तो दो पार्ट है, n आइटम्स पे n%, n इंटू n% ऑफ सीपी, सीपी कितना देखिए 40 है सबका, प्लस दूसरा जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 100 माइनस n%, कितने आइटम पर, n जब बिक गए तो कितने बचे 80 माइनस n, 80 माइनस n पे इतना प्रॉफिट है, 80 माइनस n इंटू 100 माइनस n% ऑफ 40। ठीक है, तो अब इसको हम देखो परसेंटेज में n को इसलिए रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा, यानी प्रॉफिट की जो रिलेशन बन रही है वो हो जाएगा 40n² प्लस 40 इंटू, ये हो जाएगा 80 माइनस n इंटू 100 माइनस n, यानी 8000 -180n
प्लस एन स्क्वायर। अब हमें इसको मिनिमाइज करना है, क्या हो सकता है? ये जो 40 कांस्टेंट है हम हटा सकते हैं, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 180 एन प्लस एन स्क्वायर प्लस 8000। जो प्रॉफिट की हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो 2n² माइनस 180 एन प्लस 8000। अब देखिए मिनिमाइज करना है, इसलिए 40 को हमने बाहर रख रखा है, 40 हमारा मल्टीप्लाई में है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मिनिमाइज के लिए ये रिलेशन सफिशिएंट है। हम इसे और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 90 एन प्लस 4000। अब इसको हमें करना है मिनिमाइज। तो देखिए मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं हम इस इक्वेशन को देखिए, एन स्क्वायर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 90 एन प्लस 2025 प्लस कितना बचा 1975। इस 4000 को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। क्यों किया? देखिए अब ये जो पार्ट है ये आपस में क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ये हो जाएगा एन माइनस 45 का होल स्क्वायर प्लस 1975। ये आ गई पी की रिलेशन। इस रिलेशन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इससे मुझे फायदा क्या हुआ? देखिए मुझे ये पता चल गया कि पी की मिनिमम वैल्यू ऑफ पी कब आएगी। देखिए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, जो भी चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। तो ये मिनिमम हो जाएगा जब n इजिकल टू 45 होगा, तो इस पे पी की मिनिमम वैल्यू होगी। अब हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट? ये प्रॉफिट पूछ रहा था, तो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट के लिए हमें एन की वैल्यू पता चल गई। अब हम इसमें ये जो हमने शुरू में एक रिलेशन बनाई थी प्रॉफिट की, इसमें हम रख देंगे अब एन की वैल्यू 45। तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, आ रहा है प्रॉफिट इक्वल टू 45 इंटू 45% ऑफ 40 प्लस ये हो जाएगा 80 माइनस 45 इज 35 इंटू 100 माइनस 55% इंटू 40। यानी 35 आइटम्स पे 55% प्रॉफिट मिला और 45 पर 45%। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जीरो से जीरो, यहाँ एक जीरो से जीरो, 2 5 ये हो जाएगा 11, और ये तो 7 2, और इससे काटा 5 से ये हो जाएगा 9। तो ये हो गया 45 इंटू 18 प्लस 35 इंटू 22। क्या करेंगे इसमें हम कॉमन ले लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। देखिए 5 कॉमन दिख रहा है और 2 कॉमन दिख रहा है, तो 5 टू जा 10, 5 इसमें से कॉमन आया तो 9 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 11। ये हो गया 10 और ये हो गया 81 प्लस 77। ये पी की वैल्यू, ये हो गया 10 इंटू 158, यानी 1580। ये पी की वैल्यू आ गई मिनिमम प्रॉफिट, यानी ऑप्शन ए मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा 1580। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ 3 years इज 1456 and at the end of 2 years is 880। कंप्यूट द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड। पी की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो हमें पहला दिया है पी इंटू 1 + r³ माइनस टी इज इक्वल टू 1456, और दूसरी इक्वेशन दी है पी इंटू 1 + r², यानी इस 2 ईयर के बाद वो है 880। इसे हमें सॉल्व करना है दो इक्वेशन को। तो हम इसे अगर ओपन कर लें तो ये हो जाएगा, देखिए पी a + b का क्यूब, a³ + b³ प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a + b, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पी
इक्वल टू 1456। तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ पी आर क्यूब प्लस थ्री आर स्क्वायर प्लस थ्री आर इज इक्वल टू 145। ये आगे क्वेश्चन में इसी तरीके से इसे ओपन करेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू 880। तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस इक्वल टू 880। क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा पी आर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस थ्री डिवाइडेड बाई पी आर आर प्लस 1456 डिवाइडेड बाई 8। ये आ गया हमारे पास। तो ये कैंसिल पी आर और इसको कैंसिल करेंगे, 8 से कैंसिल करते हैं 110, तो ये हो जाएगा 8 से कैंसिल करने का आ जाएगा 182। ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 91/55। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 55 आर स्क्वायर प्लस 165 आर प्लस 165 इज इक्वल टू 91 आर प्लस 180। अब देखिए क्वाड्रेटिक की तरफ बढ़ रही है, अभी सॉल्व कर लेंगे हम आराम से। ये हो जाएगा 55 आर स्क्वायर, ये टर्म इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 74 आर नॉट दिस, और ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, देन इट विल बी 65 570 17 माइनस 17। अब देखिए स्प्लिट इन द मिडिल टर्म प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, देखिए 7 और 55 की मल्टीप्लाई, तो हम सोच सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू 11 यानी 85 और 11। तो ये हो जाएगा 55 आर स्क्वायर प्लस 85 आर माइनस 11 आर माइनस 7। तो 5 आर कॉमन, 11 आर प्लस 17 माइनस 1 कॉमन, 11 आर प्लस 7। तो आर निगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी 5 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1/5 यानी 0.2। 0.2 यानी 20% इंटरेस्ट है, लेकिन हमसे पूछा क्या, इंटरेस्ट नहीं पूछा, हमसे प्रिंसिपल पूछा है। तो अब इस आर की जो वैल्यू आई है ये 0.2, ये हम क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए क्या आ गया, ये p इंटू 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 880। p की वैल्यू हो गई 880 डिवाइडेड बाई 0.44। क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 44 हो जाएगा 2000। यानी प्रिंसिपल इन्वेस्ट कितना था, ऑप्शन नंबर बी 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अर्न्स अ इंटरेस्ट ऑफ 600 ओवर 2 years ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट बेसिस, ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस एट द सेम इंटरेस्ट रेट he would earn rupees 630, what is the rate of interest। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक लॉजिक लगाएंगे। देखिए लॉजिक ये होता है कि फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं। अगर क्या हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, ठीक है, यानी पर एनम, यहाँ पर पर एनम ही है। लेकिन सेकंड ईयर में क्या होता है, सेकंड ईयर में देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है, जो फर्स्ट ईयर में था वही सेकंड में होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जितना इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर वाला सिंपल इंटरेस्ट वो तो रहेगा ही, प्लस क्या होगा, ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है, यानी जितना सिंपल इंटरेस्ट मिला था उस पे भी इंटरेस्ट काउंट होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्या दे रहा था, 600 दिया है 2 years में, सिंपल इंटरेस्ट 2 years में कितना है 600, तो यानी फर्स्ट ईयर में भी कितना होगा 300 और सेकेंड ईयर में भी कितना होगा 300। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा होगा, दोनों ईयर में कंबाइन करके कितना दिया हमें 630, तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा 300 सेम, सेकेंड ईयर में कितना हो गया 330। तो देखिए 330 में क्या है, 330 को अगर मैं ब्रेकअप करूं तो 300 तो इसमें
जो सेकेंड ईयर का CI है यानी SI है सेकेंड ईयर का, वो तो लगेगा ही लगेगा, यानी ये वाला पार्ट ये तो लगेगा। प्लस क्या होगा इसके साथ है, इंटरेस्ट वाला पार्ट और आ गया, यानी ये जो 30 रुपीज है ये एक्चुअल में क्या है, 30 रुपीज, इस पे इंटरेस्ट लग रहा है 300 पे। तो किस रेट से लगेगा ये, 10% से, तभी 300 पर कितना बनेगा 30। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसमें, 10%। तो देखिए हमने कैलकुलेशन को इजी कर लिया। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक लगाया कि सेकंड ईयर में क्या होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो तो लगती है, प्लस उस पर एक इंटरेस्ट और लगता है। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो ये जो पोर्शन था 30 वाला, ये हमें पता चल गया ये किस पे लग रहा है, ये 30 वाला 300 पे। तो कितने इंटरेस्ट से लगेगा, 10% से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गया कितना है, 10%। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हमें आनी चाहिए ताकि टाइम बचा सके, हम कैलकुलेशन को इजी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम सेल्स अनियन इन द स्ट्रीट ऑफ चांदनी चौक, ड्यू टू रीसेंट शॉर्टफॉल इन द सप्लाई डबल इज सेलिंग प्राइस। क्या करा उसने, सेलिंग प्राइस डबल कर दिया, डिस्पाइट द कॉस्ट प्राइस रिमेनिंग सेम, सेम ही रहा। he realizes profit is tripled, find the original profit। तो देखिए हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं y। तो उसने क्या करा, डबल कर दिया सेलिंग प्राइस। तो जब डबल कर दिया सेलिंग प्राइस, तो वो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, 2y। कॉस्ट प्राइस लेकिन क्या रहा, सेम है। तो उसका अब प्रॉफिट कितना हो गया, न्यू प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस ये था, कॉस्ट प्राइस सेम था, तो न्यू प्रॉफिट हो गया, हमें पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन ये कह रहा है ये किसके बराबर है, प्रॉफिट इज ट्रिपल्ड, यानी जो ओरिजिनल उसका प्रॉफिट था, ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था, एस पी माइनस सी पी यानी वाई माइनस एक्स। तो ये कह रहा है कि ये जो न्यू प्रॉफिट है 2y - x, ये कितना है, 3 टाइम्स है जो उसको पहले होता था, यानी कि 2y - x इज इक्वल टू 3y - 3x। एक्स वाले टर्म इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x, और 3y - y हो जाएगा y। तो y इज इक्वल टू 2x, ये हमें पता चल गया। अब पूछ रहा ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था, ये था। हम निकालेंगे ओरिजिनल प्रॉफिट कितना हो गया, देखिए ओरिजिनल प्रॉफिट हो गया y - x, यानी कि 2x - x, यानी x, यानी प्रॉफिट जो मिल रहा था वो सीधे प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो गई, 100%। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट, स्टडी द स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। व्हाट वाज द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन। हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वाज द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन। ये पहले स्टेटमेंट के बेस पर बता सकते हैं, या फर्स्ट एंड टू को मिला के, या फर्स्ट एंड थर्ड को मिला के, या सेकंड एंड थर्ड को, या फिर किसी भी एनी टू अबाउट, यानी इन तीनों स्टेटमेंट पे हमें वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट वन में हमें दिया है सेलिंग द टेबल फॉर रुपीज दिस, यानी सेलिंग प्राइस 12650, 26.5 प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है 26.5%। तो हमें पता है कि एस पी यानी क्या हो गया 1.265 ऑफ सी पी। तो हम इससे सी पी निकाल सकते हैं, सी पी विल बी इक्वल टू एस पी यानी 12650 डिवाइड बाई 1.265। तो ये आ गया देखो 10,000। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 10,000। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया है, if there had been no discount 30% would have been earned as profit। अगर डिस्काउंट नहीं होता यानी मार्क प्राइस इक्वल टू क्या हो जाता, फिर 1.3 टाइम्स सी, यानी 1.3 इंटू
10,000। इसमें देखिए स्टेटमेंट वन की हमने हेल्प ली तो ये हो गया 13,000। ये मार्केट प्राइस होगा हमारा, लेकिन हमने बेचा कितने में, 12,650 में। तो हम यहाँ से देखिए डिस्काउंट पता चलता है, एम पी माइनस एस पी, 13,000 माइनस 12,650, तो देखिए 350 आ गया डिस्काउंट। तो इससे हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सिर्फ उसने पूछा है कि बता सकते हैं या नहीं, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के बेस पे तो हम बता सकते हैं। थर्ड पे देखिए क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल वाज 10,000, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल वाज 10,000। तो ये सीपी देखो हमने वैसे भी निकाल लिया, लेकिन ये हमारे लिए किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसके बेस पे अगर थर्ड को मैं फर्स्ट के साथ भी यूज़ करना चाहूँ तब भी मैं डिस्काउंट नहीं बता सकता, थर्ड को सेकंड करने के साथ चाहूँ तब भी डिस्काउंट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे तब सेलिंग प्राइस भी पता होगा। तो यानी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के बेस पे ही हम बता सकते हैं कि कितना डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently a band was to perform in India. There was widespread criticism of the high cost of its tickets, so the organizer decided to offer the following discount. तो ऑर्गेनाइजर क्या कह रहा है कि हम तुम्हें डिस्काउंट देने के लिए कह रहे हैं, और डिस्काउंट किस तरीके से कि टिकट बॉक्स लॉट, यानी 6 टिकट एक साथ लोगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, 6%, 60 टिकट एक साथ लोगे तो 7%, 8 टिकट एक साथ लोगे तो 8%। Ticket was originally priced as 25,000 per ticket. Any additional ticket above the lot size are billed at the original price. A group, college group wants to buy 36 tickets. उसे कितने टिकट खरीदने हैं, 36। What would be the minimum price per ticket if the group wanted to buy 36? देखिए 36 टिकट खरीदने में है, और परसेंटेज हमें दी है, परसेंटेज हमें दी है 6, 7 और 8 के लॉट्स में। तो देखिए 3 केसेस हो सकते हैं यहाँ पर। केस वन हो सकता है कि हम क्या करें, 8 के हिसाब से, यानी 36 है तो क्या करें, 32 टिकट्स को ले लें एट 8% डिस्काउंट पे, लेकिन जो फिर 4 टिकट्स बचेंगे उस पर क्या रहेगा, हमें 0 डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हमें आ रहा एवरेज डिस्काउंट हो गया, हमें एवरेज डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। एवरेज डिस्काउंट हो जाएगा 8 × 32 डिवाइड बाई 36। तो ये देखिए हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग 7.1 के अराउंड। केस टू क्या बन सकता है, केस टू बन सकता है कि हम ले लें 35 टिकट्स, इस पर 7% पर, प्लस एक टिकट क्या मिलेगा हमें, उस पर 0% डिस्काउंट। तो हमारा एवरेज डिस्काउंट हो जाएगा 7 × 35 डिवाइडेड बाई 36। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग निकल के 6.8 के करीब। और थर्ड हमारा केस है, हम क्या करें, 8 के मल्टीपल में यानी 24 टिकट को ले लें 8% के, और जो 12 बचे वो ले लें हम 6% के। तो आप देखिए एवरेज डिस्काउंट जो आ रहा है वो हो जाएगा 24 × 8 प्लस 12 × 6 डिवाइडेड बाई 36। देखिए इसमें 12 कैंसिल कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 2 8 16 प्लस 6 22/3, यानी हो जाएगा 7.3। तो मैक्सिमम डिस्काउंट का क्राइटेरिया यही बनेगा हमारा, 24 टिकट्स एट 8% डिस्काउंट। तो हमारा एवरेज आ गया 7.3। तो जो फाइनल प्राइस हमें मिलेगी वो हो जाएगी 25,000 इंटू
-7.6, यानी हमें मिलेंगे प्राइस जो पड़ेगी वो पड़ेगी 92.66%, प्राइस होगी 25,000। ये हो जाएगा 25,000 इंटू 92.66 अपॉन 100, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 23,166.67। देखिए यहाँ पर पूरी हमें कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ेगी क्योंकि सारे आंसर बहुत क्लोज है, 23,300, 23,500, 23,250, इसमें आंसर हो जाएगा 23,166, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसक्रीम फैक्ट्री 30% ऑफ टोटल वेनिला फ्लेवर्ड आइसक्रीम प्रोड्यूस्ड इज मिक्स विद 40% ऑफ टोटल banana flavored ice cream. In the ratio 1:1, find the overall percentage of ice cream produced, which is mixed with each other. Ice cream of only two flavors are produced. सिर्फ दो फ्लेवर में आती हैं, प्रोड्यूस करना है। तो वेनीला हम मान लेते हैं, वेनीला हम मान लेते हैं मतलब एक्स यूनिट, और बनाना को मान लेते हैं वाई यूनिट। अब वो कह रहा है 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40% ऑफ वाई, क्योंकि मिक्सिंग किसमें हो रही है 1:1 रेशियो में, यानी हम लिख सकते हैं 0.3x इज इक्वल टू 0.4y, का मतलब हो गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/3। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आइसक्रीम प्रोड्यूस, हमें बताना है विच इज मिक्स्ड विद ईच अदर। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, वनीला और ये हो गया, अब हमें दे रखा है x अपॉन वाई 4/3। देखिए हम x और वाई इक्वल टू 4/3 को कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों साइड +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 4+3/3, या फिर हमारे पास आ जाएगा y अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/7। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब ना 1:1 के रेशो में हमने इसे मिक्स किया था, 1:1 के रेशो में मिक्स किया था, तो हमने मिक्सिंग की थी 0.3x प्लस 0.4y। हम इसको लिख सकते हैं ये आपस में इक्वल है, तो 0.4y प्लस 0.4y यानी कि 0.8y। जो टोटल आइसक्रीम मिक्स करी गई है वो कितनी होगी 0.8y। दिस इज आइसक्रीम वो है जो कि हम मिक्स कर रहे हैं, और ओवरऑल अगर हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.8y अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100%। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.8 इंटू वाई ओवर एक्स प्लस वाई इंटू 100%। वाई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, हो जाएगा 0.8 इंटू 3/7 इंटू 100, आंसर मिलेगा परसेंटेज। तो इस जगह 240/7%, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 34.28। आंसर विल बी ऑप्शन ए 34.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी prepared a budget to visit London. However, he spent 12% of his budget on the first 10% days of his travel. When he stays in the city, he knows that he has to spend another 35% of that in the city itself, after which he could travel to countryside. What should be the minimum decrease in spending in countryside as a percentage of his spending in city so as to complete his travel on the initial budget itself? तो देखिए हमें क्या दिया है, शुरू में दे रखा है कि
10% डेज में कितना बजट यूज हो गया? 12% बजट, यानी 1% डेज में हो जाएगा 12/10% ऑफ बजट यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट जो 35 डेज है जो अभी सिटी में और उसे गुजारने हैं, उसमें बजट हो जाएगा 12/10 × 35, यानी कि 42%। तो टोटल सिटीज के उसके जो डेज हैं वो हो गए 10% प्लस 35%, यानी कि 45% डेज। और उसका बजट यूज हो जाएगा 12% प्लस 42%, यानी कि 54% बजट यूज हो जाएगा। अब कंट्री साइड के लिए उसके पास क्या बचा? कंट्री साइड के उसके डेज बचे 55% डेज है, और बजट कितना बचा अब उसके पास? 46%। तो क्या होगा अब उसको एक डे में कितना स्पेंडिंग करनी है? 46/55 ऑफ बजट, कितना परसेंट? तो उसे डिक्रीज अब कितना करना पड़ेगा? देखिए परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज करना पड़ेगा उसे। पहले खर्च कर रहा था वो 12/10, अब कितना हो गया 12/10 से? 46/55, 56/55 अपॉन 12/10 इंटू 100%। देखिए एलसीएम ले लेंगे तो ये 55/10 का हो गया एलसीएम 110, मतलब 120 माइनस 92 और 12/10 200%। 120 माइनस 92 हो गया 828। ये सब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, निकल के आ जाएगा 30.3%। 10 से 11, सॉरी, ये हो जाता 132। 132 माइनस 90 ये हो जाता 40। 40 इंटू 10 अपॉन 12 इंटू 110, 10% में आ जाएगा। 100% है तो 30.3%। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 30.3%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इन अ फील्ड 2 वर्कर्स आर प्लांटिंग ट्रीज, आफ्टर सम टाइम a third worker is added and the number of trees planted become half as large। तो पहले 2 वर्कर काम कर रहे थे, W1 W2, और फिर एक तीसरा आ गया W3। उन्होंने ट्रीज लगाए T1 T2 और T3। अब देखिए क्या दे रखा है? थर्ड वर्कर इज एडेड एंड नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बिकम हाफ एज लार्ज। हाफ एज लार्ज मतलब 50% इंक्रीज हो गया। यानी W3 ने जो वर्क किया वो कितना किया? W1 प्लस W2 अपॉन 2, दोनों का मिलकर हाफ। हाउ मेनी ट्रीज कैन द सेकेंड वर्कर प्लांट as percentage of the number of trees planted by first worker if it is given that efficiency, और क्या दिया? efficiency of second worker is 1/3 of फर्स्ट एंड थर्ड वर्कर कंबाइंड। यानी सेकंड वर्कर जो है क्या करता है? ट्रीज लगाता है जिसमें T1 और T3 मिलकर लगाते हैं उसका 1/3। तो ये हमें दे रखा है सेकंड इक्वेशन। सेकंड वर्कर इज 1/3 ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वर्कर कंबाइंड।
तो अब देखिए इसमें हम अगर ऑप्शन से करने की कोशिश करें, ऑप्शन से देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वर्कर कंबाइन, अगर हम क्या करें फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, हाउ मेनी ट्रीज कैन द सेकंड वर्कर प्लांट एज अ परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द फर्स्ट वर्कर। यानी देखो क्या दे रखा है, यानी वर्कर नंबर 2 जो है, यानी वो कितने ट्रीज लगा रहा है, T2 इज इक्वल टू 60% ऑफ T1। यानी ये हमें दिया है, ये 61 ऑफ T1 के बराबर है। तो अगर हम T1 को ले लेते हैं 100, देखिए T2 कितना हो जाएगा 60, T2 हो जाएगा 60, तो T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो T3 की वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस T3 यानी 100, या हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 3 टाइम्स T2 इक्वल टू T1 प्लस T3। T3 की वैल्यू हो जाएगी, तो 3 टाइम्स T2 यानी 120, यानी कि अब देखिए यहाँ क्या दिया है, W3 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 अपॉन 100 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 यानी कि 80। देखिए इसमें जो हो रहा है वो मैच नहीं हो रहा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर मैच नहीं करेगा। अगर हम ऑप्शन बी लेते हैं, T2 इज इक्वल टू 65% ऑफ T1, तो देखिए T1 अगर मैं 100 ले लूँ तो T2 क्या हो जाएगा 65, तो T3 की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स T2 यानी 365 65 130 195, और इट विल बी 95। इसको हम इक्वेशन नंबर, इसे मैं देखिए इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, पहले मैं इससे निकाल रहा हूँ वैल्यू, फिर इसमें 2 में रख के, तो 2 में रखने पे देखने में पता चल रहा है मुझे W3 W1 प्लस W2 ये भी नहीं है। देखिए ऑप्शन सी पर आते हैं, ऑप्शन सी है 2 70, अभी T1 हम ले लिया 100, तो T3 हो जाएगा इस वाली इक्वेशन में रखने पर 3 टाइम्स T2 यानी 210, 210 में से 100 गया 110, T3 की एफिशिएंसी आ रही 110। 110 पे देखिए अगर मैं इसमें रखूँ तो W3 W1 प्लस W2 बाई 2, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है T2 75, तो T1 100, T3 क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा 3 टाइम्स T2 225, 25, तो 25 बराबर 100 प्लस 75, ये भी नहीं है, लेकिन इसमें सारे ऑप्शन में से कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो इसमें नो करेक्ट ऑप्शन। फिर यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी ऑफ सेकंड वर्कर इज 1/3 की जगह 1/2 होती है, तो हम देखिए लिख सकते थे फिर Q2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 अपॉन 2, हमारे पास रिलेशन है कि T1 प्लस T3 इज इक्वल टू 2T2। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसके हिसाब से ऑप्शन ए को देखकर देखिए, तो T2 हो जाता 60, T1 हो जाता 100, तो T3 हो जाता 2T2 120,
देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी जाएंगे 3T2 कहीं वैल्यू लेके आ गए, गलत कर दिया था हमने 3T2 करके, 3T2 यहाँ पर T2 हमने गलत निकाला था। ये 100 है, ये 60 है, तो T3 की वैल्यू हो जाती है 3T2 180, 180 माइनस 100 यानी 80। ये 80 आती है, गलत किया था हमने। 80 आती तो अब देखिए इस वाली इक्वेशन में अगर मैं रख के देखूँ तो इसका वर्क है 100, इसका है 160, यानी 100 प्लस 60 डिवाइडेड यानी कि 80, तो जो कि W3 था। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल क्लियर सही था, पहले ही हमने छोटे से गलती कर दी थी, इसके वजह से सारे ऑप्शन चेक किए, ये सब नहीं आ रहे थे। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नहीं है, हम से यहाँ मिस्टेक हुई छोटी सी, उसकी वजह से। तो करेक्ट आंसर इज 60% इसमें। नेक्स्ट है ए बी सी participated in a burger eating competition. A beat C by 18 burgers. A also beat B by eating 50% more burgers than also B is eating 5% point more burgers than C. Find the overall number of burgers that were eaten. इसमें देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं that C X% of burgers. now हमें क्या गिवन है, B eaten 5% point more burger than C. तो B में कितने खाएगा, X प्लस 5 बर्गर, सब परसेंटेज में। और क्या दिया है, A बीट C by 18 बर्गर, ये हमें दे रहा था A minus C क्या है 18, and A also beat B by eating 50% more burgers than A क्या करता है, A और B के बीच में डिफरेंस कितना है 50% और B का। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि A कितने बर्गर खाता है 1.5 टाइम्स। ठीक है, अब हम ये लिख सकते हैं, यानी A को A इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स X प्लस 5। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए A माइनस सी, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ए बी प्लस सी क्या है 100% है। ए ने कितने खाए 1.5 ऑफ एक्स प्लस 5, बी ने कितने खाए हैं एक्स प्लस 5, सी ने कितने खाए सिर्फ एक्स, सब मिलके क्या है 100। सब परसेंटेजेस में है, तो हम इसमें निकाल देते हैं 100, यानी हो जाएगा 1.5 एक्स प्लस 7.5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस एक्स एक्स 2 और 3.5 है प्लस 12.5 ये हो गया 3.5 एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 12.5 यानी 87.5, एक्स इज इक्वल टू हो गया 87.5 अपॉन 3.5 का मतलब एक्स हो गया 25% परसेंटेज था। यानी सी ने कितने खाए, हम इससे क्या पता चलिए, देखिए सी ने खाए 25%, बी ने खाए उससे 5 ज़्यादा यानी 30%, और ए ने कितने खाए सी से बी से 50% ज़्यादा यानी कि 45%। तीनों का सम देख लिए 55 और 40 और 100 आ रहा है, ये सही है। अब देखिए, अब हम यूज करेंगे इस रिलेशन ए माइनस सी इज 80। ए कितना है 45% ऑफ बर्गर्स है और सी कितना है 25, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 20%। 20% ऑफ बर्गर का डिफरेंस है 18, तो टोटल बर्गर कितने हो गए, टोटल बर्गर हो 10 into 5 यानी कि 90। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 90 बर्गर। तो
ये देखिए जानिए 2020 के क्वेश्चंस थे, काफी ट्रिकी थे। आप एक बार दो बार इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब हम आते हैं 2019 के क्वेश्चन पर। जानने ये कि इसमें क्या दे रखा है, शिवा गिव्स 20% ऑफ हर मंथली सैलरी टू हिज मदर। 20% सैलरी क्या करता है, मदर को दे देता है। तो लेट सैलरी हम मान लेते हैं उसकी टोटल सैलरी है, तो मदर को उसने कितनी दे दी, 0.2x। 50% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, तो रिमेनिंग इस वक्त कितनी बची उसके पास, 0.8x। 50% में इसका 50% क्या करता है वो, इन्वेस्ट इन एन इंश्योरेंस स्कीम एंड ईपीएफ। यानी इसका जो 50% हुआ यानी 0.4x को वो दो स्कीम में लगा देता है, इंश्योरेंस और ईपीएफ। तो 5:3 जाएगा, तो 0.4 का हम निकाल सकते हैं ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, 5/8 इंटू दिस, यानी कि 0.25x, और पीपीएफ में जाएगा 0.1। मुझे सिंपल क्या किया है, 0.4x को 5/8, इससे हमें मिल गया ये वाला, कौन सा है ये, इंश्योरेंस का, और 0.4x इंटू 3/8, ये मिल गया हमें ये वाला शेयर, ये किसका है, पीपीएफ का, इन द रेस्पेक्टिव रेशियो 5:3, एंड द रिमेनिंग ही कीप्स इन हिज बैंक अकाउंट। तो 0.4 उसने दे दिया, तो बैंक अकाउंट में कितना चला गया, जो बचा था, तो बचा हुआ 50% था, यानी 0.6x। अब वो कह रहा है कि इफ द सम ऑफ अमाउंट ही गिव्स टू हिज मदर एंड दैट ही इन्वेस्ट इन द पीपीएफ, सम कह रहा है, तो इसका जो मदर को दिया प्लस पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट, तो मदर को दिया 0.2x, पीपीएफ में गया 0.15x, इन दोनों का सम मिलके कितना है, 12,600, यानी 0.35x का मतलब है 12,600, x का मतलब हो गया 12,600 डिवाइड बाई 35, डिवाइड बाई 35 करेंगे तो आ जाएगा 3600, 36,000, the answer will be option B, 36,000। नेक्स्ट है देखिए, धर्मा इन्वेस्टेड rupees P for 3 years in scheme A which offered 12% per annum simple interest। तो ये तो एक सिंपल इंटरेस्ट में लगा दिया, कितना अमाउंट है, P, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर अपॉन 100, तो ये आ गया 0.36 P। She also invested rupees P plus 400 in scheme B, तो स्कीम ए मान लो, चलो स्कीम बी में क्या हुआ, कितना अमाउंट लगा, पी प्लस 400 विच ऑफर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर जो उसे देखिए अमाउंट मिलेगी वो होगी पी प्लस 400 प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, और टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो ये हो गया पी प्लस 400, ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर यानी 1.21, ये हो गया 1.21 पी प्लस 0 से 0 121 यानी 480। तो ये आगे देखो स्कीम बी की अमाउंट, ये आगे स्कीम वन की अमाउंट। अब क्या कह रहा है, इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए वाज लेस देन दैट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम बी बाय 304, यानी इन दोनों का डिफरेंस, जिसमें स्कीम बी से जो आया वो ज्यादा है, दिस वन, माइनस 0.363 इज इक्वल टू 304। 1.21 में से 36 गया तो 21 और 15 यानी 0.85 p is equal to 304 c from b by 304 है, ठीक है, 30b4, ओके ओके ओके। देखिए ये अमाउंट है और वो सिंपल इंटरेस्ट है,
इसमें देखिए एक चीज रह गई थी, तो हमें क्या दे रखा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है एक्चुअली होगा, तो इसका अमाउंट जो होगा ना वो पी प्लस 0.36 यानी 1.36 पी बनेगा। दोनों के अमाउंट का डिफरेंस है, तो यहाँ 1.36 का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.15 पी इज इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -180। पी की वैल्यू हो गई 180 अपॉन 0.15, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 वन जा और टू जा 12 इंटू 100 इज 12। तो वैल्यू ऑफ पी क्या है, ऑप्शन नंबर सी 12 है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना था, दोनों के अमाउंट का डिफरेंस था, ये सिर्फ ऐसा ही आया था तो अमाउंट के लिए हमें इसे ऐड करना पड़ा था। इस फॉर्मूले में सिर्फ ये ऐसा ही था और अमाउंट के लिए ऐड करना पड़ा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि डायरेक्ट अमाउंट आता है तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, दोनों अमाउंट का डिफरेंस हमें गिवन था पी। इससे हमें पी की वैल्यू पता चल गई 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ एन आर्टिकल इज मार्क 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है कि इफ आर्टिकल इज मार्क 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस कितना 40% अबव द कॉस्ट, इफ द डिस्काउंट ऑफ x% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, then final profit of 12% is obtained. If CP of new article is this and X% profit is desired, then what should be the selling price of that new article? तो हमें देखिए क्या दे रखा है, डायरेक्ट 40% है, यानी मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स CP। पहली चीज हमें दी थी 40% दे रखा था। अब वो कह रहा है कि 12% प्रॉफिट, फाइनल कितना प्रॉफिट मिला 12%, यानी एसपी कितना हो गया 1.12 टाइम्स सी। दूसरी चीज हमें ये पता चल गई। अब वो कह रहा है कि x% का हमें क्या दे रखा है, डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट हमेशा किसको होता है, मार्क प्राइस पर, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस में से हम माइनस कर देंगे x% का डिस्काउंट, तो ये हमें पता चल गया कि इतना होना चाहिए। मार्क प्राइस की हमें पता है 1.4 टाइम्स सीपी है, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1.4 सी टू 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.12 टाइम्स सी। इसमें सी पी कैंसिल हो गया, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ सर, ये आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.12 डिवाइडेड बाई 1.4, ये हो गया 112 अपॉन। अब वन इधर को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 112 अपॉन 140 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100, हो गया 140 माइनस 112 28 अपॉन 0 14 टू एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई 20%, यानी जो डिस्काउंट है वो कितना चाहिए, जो एक्स हमने दिया था वो 20, यहाँ जो डिस्काउंट दिया था वो हमें पता चल गया एक्स की वैल्यू है 20%। अब कह रहा है कि न्यू सीपी क्या है 120 है और प्रॉफिट कितना चाहिए x%, सीपी है 120 और उस पर प्रॉफिट कितना चाहिए 20%, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 120, 12 12 को 144, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 140। 144 को दीजिएगा तो x% प्रॉफिट होगा, x हमने कैलकुलेशन से कितना निकाला था 20%।
अब देखिए 2018 के क्वेश्चन पे आते हैं ना। कंज्यूमर प्रेफरेंस सर्वे, सर्वे की बात कर रहा है वो। 20% रेस्पोंडेंट्स ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट ए, whereas 60% opted for product B. The remaining individual were undecided. यानी ए को कितने ने ऑप्ट किया 20%, बी को कितने लोगों ने ऑप्ट किया 60%, अनडिसाइडेड कितने थे रेस्ट, यानी 60 to 80, 20% ही अनडिसाइडेड. If the difference between those who opted for product B and those who were undecided is 70%, यानी 60% minus 20% इक्वल टू 70. टोटल अगर हम मान लेते हैं x है तो ये हो जाएगा 0.2x, ये हो जाएगा 0.6x, ये हो जाएगा 0.6x माइनस 0.2x इज 720, यानी 0.4x इज 720, x की वैल्यू हो जाएगी 720, 4 नीचे आ जाएगा. तो ये हमारे पास 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 8, 180 into 10, 1800. Option B is the correct answer, 1800. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%. हाउ मच परसेंट must a car owner reduce his consumption so as to not increase expenditure? तो हमें पता है प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. ठीक है, हमें शॉर्टकट यूज करने कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती. हमें पता है कि ये लॉजिक है प्रोडक्ट कंसल्टेंसी का. तो मेरे जो वीडियोस है उसमें आप परसेंटेजेस वाले चैप्टर पे जाके देख सकते हैं कि कैसे शॉर्टकट दिया, उसका पूरा बेसिक एक्सप्लेन किया. इसमें मैं डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ. तो देखिए अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है 25%, तो हमें कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट रहेगा. एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कांस्टेंट. अब कितना रिड्यूस करना है, देखिए इसके दो मेथड है. एक आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज अगर गिवन है तो हमें पता है कि अगर x% से इंक्रीज हो रहा है तो रिड्यूस कितना कर दें हम, x अपॉन 100 प्लस x%, यानी कि 25 अपॉन 125 इंटू 100%. परसेंटेज में बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 20%. कितना रिड्यूस कर दें, 20%. दूसरा मेथड क्या होता है, वो लगता है फ्रैक्शन के फॉर्म में. 25% को हम लिख सकते हैं 1/4. तो अगर m बाई n के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है तो हमें कितना रिड्यूस करना होता है, m अपॉन n प्लस m, यानी 1/4 है तो कितना रिड्यूस होगा, 1/4 प्लस 1, यानी 1/5. 1/5 इज 20%. देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट से ही हमें आंसर मिल गया. या वीडियो में जाके देख सकते हैं बेसिक ऑफ परसेंटेजेस, जहाँ पे डिस्कस किया है, फुल लेक्चर पड़ा हुआ है. Price of a cycle is reduced by 25%. The new price is reduced by further 20%. ये क्या है, सक्सेसिव रिडक्शन है. सक्सेसिव रिडक्शन का डायरेक्ट होता है अगर पहले x हो रहा है एंड देन y हो रहा है परसेंट में, तो हम डायरेक्ट 1 इसका एक लिख सकते हैं ओवरऑल कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100. तो ये उसका ओवरऑल इफेक्ट है. 1% से अगर रिड्यूस करना चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए पहले कितना 25 फिर 20, फैक्टर से ये कम हो जाएगा क्योंकि दोनों मिलकर उतना इफेक्टिव नहीं रहते हैं. ये हो जाएगा 45 माइनस 5, यानी कि 40%. तो ये इक्वल टू अ सिंगल रिडक्शन ऑफ 40% के बराबर है. अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा जामिया के जो पिछले लास्ट 3 ईयर के एग्जाम आए उसमें प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेजेस के क्वेश्चन का. ठीक है, दे रखा है सम ऑफ मनी इज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 882 each allowing 5% compound interest. The sum borrowed was. देखिए हमें ये प्रेजेंट वर्थ जो होती है
हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि a इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। यहाँ p क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ होती है। ये अभी के वर्थ का तुम्हें जो बोरो कर रहा हो, तो ये फ्यूचर में तुम्हें देनी होगी, फ्यूचर अमाउंट है ये। अब ये यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है 882 तो दी है उसने बाद में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, तो सम बोरोड वाज, दो इंस्टॉलमेंट है, दो एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो एक फर्स्ट ईयर के बाद उसने पैसे रिटर्न किए 882, और एक सेकेंड ईयर के बाद किए 882। लेकिन इस 882 की जो एक साल बाद दी है, इसकी प्रेजेंट वर्थ क्या होगी, देखिए प्रेजेंट वर्थ हो जाएगी 882 अपॉन 1 प्लस आर है 5 पावर 1। ये जो 882 दिया, इसकी प्रेजेंट वर्थ होगी इस स्क्वायर। ये दोनों मिलके हमें बताएंगे इन दोनों का सम कि प्रेजेंट में उसने जो लिया है उसका कितना अमाउंट था। ये हो जाएगा, देखिए 882 100 5 से 1/20 कर सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 21/20 प्लस 882, ये हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर। तो ये दोनों मिलके जो सम हो रहा है, यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 882 882 कॉमन ले लेते हैं। ये क्या हो गया, 20 ऊपर आ जाएगा, 20/21 प्लस 20 का स्क्वायर यानी 400/440। ये हो जाएगा, देखो 882 इंटू एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 441। ये 21 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4। अब 441 से देखो ये पूरा कटता है 2 टाइम्स, ये हो गया 2 इंटू 840 यानी कि 1680। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1680। यानी 1680 जो प्रेजेंट में लिया है उसको फ्यूचर में उसे एक एक साल बाद 882 और 882 रिटर्न करना पड़ेगा। तो हमने इसमें हेल्प ली इस फॉर्मूले की, इससे हमने देखिए प्रेजेंट वर्थ हम लिख सकते हैं किसी की भी चीज़ की, जो फ्यूचर में वो अमाउंट देगा डिवाइड बाई 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू इस फार्मूले की हेल्प से। क्योंकि यहाँ दो इंस्टॉलमेंट थी, एक में n1 था और एक में n2 था, ये दोनों मिलके हमें बताएंगे कि p की वैल्यू प्रेजेंट में कितनी है जो वो पैसे दे रहा है। तो स्टूडेंट, ये थे जामिया के 3 चैप्टर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ट्रिकी बहुत थे, बहुत डिफिकल्ट थे, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना लिया। आप इसको आराम से देखिए, समझिए, एक बार में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज और इन सब के, ये आगे के चैप्टर के बीच में यूज होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक मस्ट वॉच वीडियो है, ज़रूर आप। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जितने भी लोग जामिया अलीगढ़ एमबीए का एंट्रेंस दे रहे हैं, बाकी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ये सब पॉइंट और सब आपकी हेल्प करती है, उन सबके साथ शेयर करिए।